चलो भाई क्वेश्चन लिखिए। देखो, a boat of 90 kg, boat of 90 kg, boat of 90 kg is floating in still water. Boat of 90 kg floating in still water. Weight of a boat of 90 kg is float in still water. Full stop. A boy of mass 30 kg. Boy of mass 30 kg. Boy of mass 30 kg walks from the stern to the bow. Walk from the stern to the bow. The length of the boat. The length of the boat is 3 meters. Calculate the distance through which the boat will move. The boat will move. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सपोज कोई यहां से एक ये बोट है, देखो ध्यान से, ये बोट है। तो अगर ये बोट है यहाँ पे, ये बोट है, तो बोट का सेंटर मान लो यहां पे होगा, तो इसको C2 मान लेते हैं। ठीक है, और मैन एक खड़ा है स्टर्न टू बो जाएगा, यानी ये मैन हो गया यहां पे C1। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो कॉमन सेंटर आया वो कहां आया, यहां आया। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आई? ठीक, तो अगर ऐसा हुआ, जरा ध्यान से सुनना बच्चे, कि अभी आपका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पे एक्सियम। ठीक, अब क्या हो रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, कोई एक्सटर्नल, जब आदमी यहां से चल के यहां आएगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा, लेकिन जब आदमी यहां से चल के यहां आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। वो मैन जो है वो अब उसी का पार्ट हो गया है, तो अगर उसी का पार्ट हो गया तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज होनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करेगा कि ये पीछे शिफ्ट होगा और कुछ ऐसा सिस्टम बन जाएगा। फिगर कुछ ऐसा बना, क्यों? क्योंकि C2 तो देखो इसके मिड पॉइंट में रहेगा, और ये आदमी जो है यहां आ गया, C1 यहां आ गया, लेकिन C जो हमारा सेंटर ऑफ मास था उसकी पोजीशन अभी भी देखो यहां से ओरिजिन से क्या थी, सेम थी। तो अब देखो बोट को शिफ्ट होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा, और कितना होना पड़ा, हमने मान लिया x शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, और बोट की लेंथ कितनी थी, बोट की जो लेंथ थी वो थी 3 मीटर। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो अब ये बताना है कि मैन कितना शिफ्ट हुआ और बोट कितना शिफ्ट हुआ। तो अब जरा ध्यान से सुनो बच्चे, अगर ये x इधर बोट शिफ्ट हो गई तो हम कह सकते हैं ना कि इधर भी तो ये x ही है, बोलो।
तो अगर ये पूरा 3 था, ये x है, तो हम कह सकते हैं कि मैन तो सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक शिफ्ट हुआ, तो जिसका कितना हो जाएगा 3 माइनस x। तो बोलो बात समझ में आई नहीं है? मतलब मैन कितना शिफ्ट हुआ, 3 माइनस x शिफ्ट हुआ, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो इनिशियल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि इनिशियल सेंटर ऑफ मास तो हमारा क्या था, इनकी पोजीशन भी दी हुई है, इसकी यहां से डिस्टेंस गिवन है x1, कोई बात नहीं, इसकी यहां से डिस्टेंस दी है x2। तो इनिशियली xcm जो होगा वो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो इतना आया नहीं है? क्लियर है? ठीक। और जब अगर इतना आ गया तो m1 किसी के लिए बात कर सकते हैं, मैन के लिए कर सकते हैं। तो मैन 30 kg का था ना, 30 इंटू x1 प्लस 90 इंटू x2 अपॉन 120। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है ना। अब सेकंड केस के लिए करते हैं। फाइनली देखो xcm तो सेम रहेगा, लेकिन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं m1 x1 डैश m2 x2 डैश अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब मैन की डिस्टेंस कितनी हो गई, जरा ध्यान से। मैन तो पहले x1 था, मैन की डिस्टेंस x1 थी, और जब मैन x1 था और आप क्या देख रहे हो कि मैन कितना मूव होके आया है, x माइनस 3 मूव होकर के इधर शिफ्ट हो गया है, 3 माइनस x। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये x1 डैश होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस 3 माइनस x। बोलो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि पहले भी हमारा यहाँ पे x1 था, शिफ्टिंग इधर कुछ हुई, इतना हुआ 3 माइनस x की, तो इतना x1 से माइनस कर देंगे, तो ये मैन की शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। अभी आपको ये लेंथी मेथड बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। फिर 90 इंटू, अब हमारा कितना था, ये x2 था, और x2 प्लस x हो जाएगा ना, क्योंकि हमारी बोर्ड कितना शिफ्ट हुई है, बोर्ड तो x शिफ्ट हुई है, तो बोर्ड x शिफ्ट हुई है, तो यानी कितना हो जाएगा x2 प्लस x अपॉन 120। बोलो बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? अब अगर LHS सेम है, xcm LHS में कोई चेंज नहीं, तो RHS में भी कोई चेंज होना नहीं चाहिए था। अब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट करा दें। जैसे इक्वेट कराएंगे तो 30x1 90x2 अपॉन 120 इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू कितनी थी, 30 ना, 30x1 माइनस 3 प्लस x प्लस 90x2 प्लस x अपॉन 120। कैंसिल हुआ, 30x1 प्लस 90x2, 30x1 माइनस 90 प्लस 30x प्लस 90x2 प्लस 90x, तो 90x2 30x1, ठीक है। ये इधर चला आया, 90 इधर चला आया, 120x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/12, 3/4.75 मीटर। बोलो आंसर आया कि नहीं है? किसी को क्वेश्चन ना समझ में आया तो बताओ, फिर से एक बार बता दूं। चलो डायग्राम नहीं बताएंगे। ये पहले ऐसी सिचुएशन थी, मैन यहाँ पे, तो मैन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास मिड पे से C2, तो इन दोनों का कलेक्टिवली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है। तीनों की वैल्यू दे दिया, मैन है x1, तो x1 डिस्टेंस पे, x2 इसकी डिस्टेंस, और xcm हमको तीनों दिए हुए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे, ये आ गया। अब जरा सोचो, मैन इधर शिफ्ट होगा, तो अगर केवल मैन को ही मूव कराते तो सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो जाता, लेकिन मैन के चलने से कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए अगर चेंज नहीं हुआ तो बैक, इसको बैक साइड जाना पड़ेगा। तो जब ये बैक साइड जाएगा तो देखो मैन तो इधर आ गया C1,
C2 सेंटर ऑफ मास मिड में आया कि नहीं आया? आया, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो अब मैन कितना इधर मूव होकर के आया, जरा सोचो कि 3 तो उसको मूव करना ही था, लेकिन थोड़ा इधर बोर्ड होने की वजह से ये पूरा उसने 3 डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया, 3 - x का डिस्प्लेसमेंट लिया। बोल बात समझ आई नहीं है? क्लियर। जब 3 - x का डिस्प्लेसमेंट उसने लिया तो अब क्या देखोगे कि हमारी मैन की पोजीशन यहां से कितनी हो गई? सर पूरी जो है x1, लेकिन 3 - x उधर आ गया, तो x1 - 3 - x करोगे कि नहीं करोगे? x1 - 3 - x, क्योंकि पहले पोजीशन कितनी थी? x1, और शिफ्ट कितना हो गया? 3 - x, तो x1 - 3 - x। अब बात समझ में आ गई? और ये इसके लिए तो सर x2 देखो यहां पे था, अब थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया, है ना? C2 कितना शिफ्ट हुआ? x, तो इसकी वैल्यू हो गई x2 + x अपॉन दोनों का मास। अब LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल कर दिया, निकल आया। ठीक है, ओके। एक तो ये मेथड है जो लेंथी मेथड है, और एक मैं आपको अल्टरनेटिव बताने जा रहा हूं। इधर बता देता हूं कितने में ही हो जाएगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव एक फॉर्मूला है ये, डेल्टा XCM M1 डेल्टा X1 डेल्टा X2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो जरा बताओ किसी भी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास तो चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, तो नहीं होगा, 0। M1 बोले तो मैन के लिए ना, तो 30 और कितना है ये? 3 - x, सॉरी मैन का डिस्प्लेसमेंट है 3, पूरा 3 लेते हैं। मैन ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 3। तो जो अब टोटल हमारा मास है बोट प्लस मैन, वो तो उधर शिफ्ट हो गया ना। बोट प्लस मैन वो कितना इधर शिफ्ट हुआ? x शिफ्ट हुआ, तो यहां पे आया बोट प्लस मैन, यानी 30 + 120 इंटू x अपॉन 120। ये तो 0 ही हो जाएगा ना। तो कितना हुआ? 90 120 क्यों किया? 90 + 120 इंटू x, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? -90 = अब कहोगे माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया कि जो डायरेक्शन में x1 डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके जस्ट अपोजिट, जो डायरेक्शन में x1 डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके जस्ट अपोजिट, इसलिए यहां पर माइनस साइन है। तो ये मेथड आपको अब याद रखना है। पहले में डिस्प्लेसमेंट टोटल, फिर पूरे सिस्टम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको देखेंगे अपॉन टोटल मास। तो पहले इसको कर लो, फिर बाद में इसको देखेंगे। हाँ, सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन पहला आपको लॉजिकली समझ में आया, पहले को भी करो, दूसरे को भी करेंगे। देखो अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं इसको। ये पहला पार्ट तो हो गया, अल्टरनेटिव मेथड इसका देखते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में ये होगा, फॉर्मूला तो हमारा सेम होता है यही, डेल्टा XCM = M1 × डेल्टा X1 M2 × डेल्टा X2 अपॉन M1 + M2। ठीक है, अब इतना ज्यादा फिगर में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना करते हैं हम लोग। देखो इधर, जैसे ये ऐसे था, बोट है, ठीक, यहां पे XCM है, सॉरी यहां पे नहीं होगा, यहां पे तो C2 था, यहां पे C1 है, यहां पे XCM C सेंटर ऑफ मास है ना। ठीक, तो आपने क्या देखा? ये चीज ऐसे हुआ, ठीक, ये x इसको मूव होना पड़ा, x बोर्ड को शिफ्ट होना पड़ा,
बोट तो x शिफ्ट हुआ, लेकिन जो हमारा मैन है वो कितना शिफ्ट हुआ, 3 माइनस एक्स, इतना शिफ्ट हुआ। और ये जो पोजीशंस गिवन है ये डिस्प्लेसमेंट की गिवन है, गलत वहां पे ये हो रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या गिवन है? तो डेल्टा x1 कितना गिवन है मैन के लिए, -3 माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? और डेल्टा x2 कितना गिवन है, x गिवन। m1 बोले तो मैन के लिए है तो 30 kg, m2 बोले तो बोट के लिए है 90 kg। अप्लाई करो फॉर्मूला, सब सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा, तो ये तो हुआ 0। m1 बोले तो 30 माइनस 3 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 इंटू एक्स अपॉन 120। तो कितना हो गया, -90 प्लस 30x प्लस 90x अपॉन 120, है ना? तो ये तो इधर चला आया, 90 अपॉन 120 इक्वल टू x। बस आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। अब केवल डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला देखो आसान है आपके लिए, ये फॉर्मूला आपके लिए आसान है। बस एक बार इसको अप्लाई करना हमें समझ में आ जाए। अगर अप्लाई करना समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे आसान में। लेकिन हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से हो जाए। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको भी दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है? पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी। इसको नोट कर लो। हाँ, माइनस साइन इसीलिए लिया गया, डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xcm, वो सब डिस्प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो लड़के। एक 4m मास का ये रिंग था, 4m मास का ये रिंग था, जिसकी रेडियस गिवन थी 6r। कितना? 6r, ठीक है? और यहां पे एक छोटा सा पार्टिकल था जिसका मास था स्मॉल m एंड रेडियस है कैपिटल R, ठीक है? अब ये छोटा रिंग घूम करके इधर आ जाता है, ये छोटा रिंग घूम करके इधर आ जाता है, तो कहता है कि अब हमारा ये बड़ी रिंग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से सुनना भाई। अभी इस छोटे मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, बड़े वाले का यहाँ पे, मीन कहीं यहाँ आ रहा है, सपोज आ रहा है। अब मीन तो चेंज होगा नहीं, मीन सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि अब हमारा दूसरा फिगर कैसे बनने वाला है, दूसरा फिगर हमारा बनने वाला है कुछ ऐसे। बोलो ऐसे बनेगा ना? क्यों? क्योंकि अब ये तो इधर आ गया ना, m मास वाला और r रेडियस वाला, ठीक है? तो अब हमारा जो सेंटर है उसको शिफ्ट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? मतलब जो C सेंटर ऑफ मास है वो तो इधर शिफ्ट हो गया ना, बोलो। तो अब हमारे इस चीज को सेंटर देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी अब आई बात समझ में? भाई हमारा रिंग जो है, बड़ा वाला रिंग हल्का सा डिस्प्लेस्ड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अगर मान लो हम इसको ओरिजिन ले भी लें, किसी को ओरिजिन ले लें, देखना ये ओरिजिन है, तो पहले आप क्या कह सकते हो कि ये सेंटर कहां पे था? इसके 6r,0 पे था, है ना? इसका सेंटर हो जाएगा 6r,0 और इसका कितना हो जाएगा? क्या भाई 6r,0 था, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा ये 6 और 6 12r, तो ये हो जाएगा 12r में से 1r कम हो गया, 11r,0 इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास इसका निकल के आया था, ठीक है ना?
अब क्या कह रहे हैं कि ये शिफ्ट हुआ है। अब कितना शिफ्ट हुआ है, मान लो x शिफ्ट हुआ है। तो अगर x शिफ्ट हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो पोजीशन है वो सेंटर की तो हो गई 6r प्लस x, बोलो हो गई ना। और जो हमारा ये पार्टिकल इधर घूम के आया है इसकी पोजीशन हमें चाहिए। तो इसने ट्रेवल कितना किया, इसने ट्रेवल किया इधर से इधर 10r इसने शिफ्ट किया। कितना किया, 10r इधर आया और x उधर हो गया। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं पा रहे ऐसे क्वेश्चंस। इधर कहां डिस्प्लेस्ड हुआ है भाई, जब हमारा ये रिंग इधर आया है तो बड़े वाले को उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं समझ पाई? आप एक बात जान लो, इस सेंटर ऑफ मास को हमें बैलेंस करना है। पहले इसका C2 सपोज यहाँ पे, C1 यहाँ पे, तो एक्सियम यहाँ पे होगा। तो जब ये लाइन यहाँ पे है ओरिजिन से, तो क्या ओरिजिन से अभी लाइन यही तो रहेगी। और ये पार्टिकल हमारा इधर से इधर चला आया है तो इस पूरी रिंग को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? अगर नहीं होता तो जरा सोचो कि बेटा ये रिंग अगर यहीं पहुंच जाती तो, और ये हमारा बीच में होता तो सेंटर ऑफ मास तो इधर कहीं आ रहा होता। वो चीज होना नहीं। अब बात समझ में आ गई ना? तो क्या चीज समझ में आई कि सर अगर ये रिंग इधर जाएगी तो सेंटर ऑफ मास को सेम लाइन बनाने के लिए इस रिंग को थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा। वो x कितना है वो आपको निकालना है। तो सारा गेम है इसके डिस्प्लेसमेंट में कि आखिर ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ लेफ्ट साइड। तो हम कह सकते हैं कि सर रिंग का डिस्प्लेसमेंट, अगर रिंग को आप m2 मानते हो, रिंग को अगर आप m2 मानते हो जिसका मास गिवन है 4m, तो हम कह सकते हैं सर इसके डिस्प्लेसमेंट में प्लस x है। और m1 जिसका मास स्मॉल m है, इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कह सकते हैं कि सर लेफ्ट साइड हुआ है। और कितना हुआ है, 10r माइनस x। 10r माइनस, क्यों 10r? क्योंकि सर ये r छोड़ दो और इधर वाला एक r छोड़ दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, और लेकिन x तो इधर शिफ्ट हो गया तो कितना हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि माइनस साइन के साथ 10r माइनस x। क्यों माइनस किया भाई? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बस अब यहां पे फॉर्मूला लगाइए, कौन सा? वी नो दैट डेल्टा एक्सियम m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 0। कितना हो जाएगा इसका? m1 बोले तो m माइनस 10r माइनस x 6m, सॉरी 4m x अपॉन 5m, ये तो 0 हो गया। माइनस कहाँ पे, माइनस 10r प्लस x। अभी करेंगे ना, रुक जाओ। हाँ माइनस r प्लस करेंगे, माइनस 10mr प्लस mx प्लस 4mx, टोटल 0 ही पूरा हो गया। तो इधर आ गया 10mr 5mx, m से m कैंसिल, x की वैल्यू 2r। x की वैल्यू 2r आ जाएगी। 2r इज द राइट आंसर। किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ, आ रहा है ना? नोट कर लो। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं तुमको ऐसे दे सकता हूं, ये है, अगर नीचे वाली सरफेस स्मूथ है ना, नीचे वाली सरफेस अगर कैपिटल एम स्मूथ है, तो जब ये ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक यहां से यहां तक डिस्प्लेस्ड होगा तो ये भी इधर डिस्प्लेस्ड होगा। तो बस वही डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
हाँ हाइट वगैरह देखते हैं, कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है, थीटा एंगल है और हाइट है h, हाइट है h और एंगल है थीटा। तो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर स्मॉल m ब्लॉक टॉप से बॉटम पे जा रहा है तो ये वेज कितना पीछे आएगा। अच्छा एक बात और सुनिए, अभी क्वेश्चंस का लेवल ऐसे भी बढ़ सकता है कि अभी तो मैं आपसे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि अगर ये यहाँ से u वेलोसिटी से गिर रहा है या v वेलोसिटी से गिर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से ये पीछे जाए, है ना। तो पहले आप इसको करिए फिर हम लोग वेलोसिटी बताएंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। बेटा मान लो ये तुम्हारा m1 है, m1 का मास कैपिटल है और डेल्टा x1 मान लिया माइनस x है, डेल्टा x1 जो है वो माइनस x, ठीक है। तो अगर ये माइनस x है और इस ब्लॉक को कंसीडर करें, ठीक है ना, तो m2 जो होगा वो तो स्मॉल m है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए था, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होना चाहिए था यहां से यहां तक, तो h गिवन है, हमको ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा सर। एक काम करो, पहले तो ये निकाल लो, फिर इसके बाद इसी की हेल्प से हमको ये भी मिल जाएगा, या नहीं ऐसे भी कर सकते हो, ट्रायंगल गिवन है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो x ना लेकर के कुछ भी और ले लेते हैं, w ले हाइट अपॉन बेस है ना, बेस का भी ले लो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना आएगा h बाई tan थीटा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। लेकिन सर ये जो बेस तक पहुंच ही नहीं पाएगा और ये इधर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो जो डेल्टा x2 होगा ना वो हम कह सकते हैं h माइनस tan थीटा माइनस x हो जाएगा। बोलो बात नहीं समझ में आई, समझते हैं, देखते हैं बेटा। अगर ये रेस्ट में होता, सपोज ये ब्लॉक रेस्ट में होता, तभी तो ये पूरी डिस्टेंस कवर करता, लेकिन ये तो रेस्ट में था ही नहीं, ये तो पीछे चला गया, तो लो हमको यहां से यहां तक जाना था, हम तो यहीं गिर पाए। मतलब ध्यान सुनना, ऐसे कुछ अगर ये रेस्ट में होता तब ये पूरी डिस्टेंस कवर करता ना, लेकिन हुआ क्या, हुआ तो ये ब्लॉक जो है इतना ही कर पाया, ये तो बच गया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। कोई समझ में ना आया वो बताओ, आ गया ना। यानी h tan थीटा ये डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं पाया और ये पीछे चला गया, मतलब इतना x रह गया, ठीक। बस अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, मेन है केवल यही चीज निकालना। अगर ये निकाल लिया तो क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चन है, मतलब आज की डेट में करंट सिनेरियो में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं ये। m1 की वैल्यू m इंटू माइनस एक्स, स्मॉल m, इसको 1/10 को क्या कॉट लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा माइनस mx, ठीक है। इधर आ गया, कितना जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m इंटू x स्मॉल m h कॉट थीटा, x की वैल्यू आ गई स्मॉल m h कॉट थीटा ऑन, देखो भाई कोई डाउट हो सुनाया हो तो 8 नंबर सही। वेलोसिटी वाले रह गए हैं, लेकिन वो कैपिटल M वहां से लिखता, हाँ वो इधर डिस्प्लेस हो तभी तो माइनस आया है, लेफ्ट साइड गया है तभी तो माइनस आया है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है फॉर्मूले में। तो 2-4 क्वेश्चंस हैं जो आज मैं अच्छे क्वेश्चंस इसके सिलेक्ट करके भेजूंगा, ठीक है। वेलोसिटी वाले नहीं बताता हूं अभी,
कभी अगर संडे ने बुलाया तो बता देंगे, क्योंकि भाई सबकी जरूरत की चीजें नहीं हो सकती हैं। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसको बोलते हैं।